झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल याचिका दायर की गई है और जिसमें बताया गया है कि अमन साहू की मां के द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए मई महीने में ऑनलाइन प्राथमिकी करने को लेकर आवेदन दिया गया था, जो अब तक पेंडिंग है। इस मामले में सुनवाई हुई और मुख्य न्यायमूर्ति तारलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार को फटकार लगाते ही साथ ही मौखिक रूप से यह कह दिया है कि यह मामला काफी गंभीर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता, चाहे वह पुलिस महानिदेशक ही क्यों ना हो। राज्य सरकार को प्रार्थी की ओर से दायर आईए पिटीशन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि अमन साहू का एनकाउंटर 11 मार्च 2025 को पलामू के चैनपुर इलाके में किया गया था। पुलिस की ओर से बताया गया कि अमन साहू को छत्तीसगढ़ से लेकर रांची आ रहे थे। इसी दौरान जैसे ही चैनपुर के जंगल में पहुंचे तो अमन साहू हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें 36 राउंड गोली पुलिस की ओर से चली थी। इस पूरे मामले पर अमन साहू की मां ने आरोप लगाया था कि एनकाउंटर फर्जी है और फर्जी तरीके से अमन साहू को मारा गया है। लेकिन इस मामले में अब जिस तरह से झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया और पहले मई महीने में उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा दिया झारखंड के डीजीपी पर और बताया कि फर्जी मुठभेड़ है और पूरे मामले की जांच हो, लेकिन ऑनलाइन एफआईआर होने के बाद वह पेंडिंग रह गई और आखिरकार अब जुलाई का महीना है और ऐसे में जब न्यायमूर्ति तारलोक सिंह चौहान यानी मुख्य न्यायमूर्ति जो है चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिस तरह से टिप्पणी की है मौखिक रूप से, तो इससे साफ है कि अब इस मामले में एफआईआर हो सकती है और फिर जांच होगी कि पूरा मामला क्या था और कैसे इस मामले को अंजाम दिया गया था। जो फर्जी मुठभेड़ का आरोप अमन साहू की मां लगा रही है, इसकी सच्चाई क्या है। और जिस तरह से बताया गया था कि जब उस इलाके से गुजर रहे थे तो करीब सुबह का वक्त था जब अमन साहू पुलिस कस्टडी से भाग रहा था, तो सवाल अमन साहू की मां और परिवार के लोगों ने उठाया था कि अमन साहू अकेले था और पुलिस के जवान, उसमें एसटीएफ के जो जवान थे, एटीएस के जवान थे, वो दर्जन के समान थे। तो ऐसे में अकेला कोई कैसे भाग सकता है, वो भी पुलिस कस्टडी के अंदर से। इस मामले पर शुरू से ही जो था आवाज उठा रही थी, लेकिन अब जब हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा है तो इसमें अब क्या अपडेट आएगा, अगली सुनवाई जब होगी तब पूरी तरह से मामला साफ हो पाएगा। फिलहाल तो जो दायर आईए पिटीशन पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है सरकार को कि सरकार पूरे मामले पर अपना पक्ष रखे कि आखिर क्या हुआ था, क्यों एफआईआर नहीं किया गया और कहानी क्या है। कुख्यात अपराधी अमन साहू के मुठभेड़ के उपरांत अमन साहू की मां के द्वारा ऑनलाइन एफआईआर करने एवं झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष चित्र और अखबारों की कटिंग के साथ साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में पूर्व में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे क्रिमिनल रीट में तब्दील करने का निर्देश दिया था। आज उसी मामले में सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति तरलोचन सिंह चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चाहे वो राज्य का पुलिस महानिदेशक ही क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अमन साहू की मां ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, वरीय पुलिस अधीक्षक सहित कई अन्य अधिकारियों के ऊपर
प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। तो बता दें कि जिस तरह से झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर में अमन साहू का नाम आता था, लेकिन इसे मुठभेड़ में मारा गया। 11 मार्च का दिन था जब अमन साहू का खात्मा हो गया, लेकिन इससे पहले अमन साहू को लेकर कई तरह की खबरें आती थी, कई तरह की जानकारी लगातार सामने आती रहती थी कि अमन साहू किस तरह से वारदात को अंजाम देता है, इसका गैंग कैसे एक्टिव होता है। लेकिन इस बीच जब अचानक एनकाउंटर की खबर आई थी तो सभी लोग चौंक गए थे कि आखिर एनकाउंटर एकाएक कैसे हो गया और अमन साहू भागने की कोशिश क्यों कर रहा था, इसके पीछे की कहानी क्या थी। तमाम अब कहानी और सवाल का जवाब जल्दी कोर्ट में राज्य सरकार रखेगी और कोर्ट इसमें क्या कुछ रुख अपनाता है वो देखने वाली बात होगी।